Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 7th, right? मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि आप लोगों का एक यूनिट टेस्ट होगा और यूनिट टेस्ट के अंदर क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो बुक के बीच में से आएंगे, चाहे वो आपका बुक वर्क हो चाहे वो आपका क्वेश्चन आंसर्स हो, है ना। मैंने ये वाली बात बोली थी। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपका ये जो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको उसका रिवीजन कराऊंगी जो यूनिट टेस्ट में आने वाला है, यूनिट टेस्ट 2 में आने वाला है, ठीक है। वो चैप्टर जो है, तो आपका जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ नेचुरल फाइबर्स है, जिसके अंदर वूल के बारे में है, सिल्क क्या होती है, कितनी वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे करना है, जैसे बुक की स्टडी करता है ना, बुक पेन पेंसिल लेके रफ नोटबुक के अंदर करना स्टार्ट करता है, तो आपको वैसे ये करना होगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे तो मैंने आपको जो पहले वीडियोस गई है वो तो मैंने आपको खुद से एक्सप्लेन करी है, चैप्टर जैसे टॉपिक उठाया और फिर जैसे टीचर एक्सप्लेन करते हैं वो वैसे कर रखी है। क्योंकि इस बार आपका चैप्टर कहाँ से आएगा, ये बुक से आएगा, बुकिश होगा, तो मैं बुक की लाइन टू लाइन आपको पढ़ के समझाऊंगी और फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो चैप्टर नंबर 3 नेचुरल फाइबर रिविजन वीडियो, ये क्या है आपकी रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर जो चैप्टर है उसकी ही सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हो जानी चाहिए। तो वो क्या है आपका नेचुरल फाइबर होता है ना। वूल का एक्सट्रैक्शन क्या होता है, वूल क्या होती है, सबसे पहली बात एक्सट्रैक्शन से पहले तो वूल ही क्या होता है वही आएगा ना। तो वूल क्या होता है, वूल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, और सिल्क क्या होता है, सिल्क और वूल में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं अभी आपको बुक दिखा रही हूँ आपकी, और आप लोगों को क्या करना है, अगर किसी ने ये वीडियोस देख रहे हैं कोई, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वीडियो पॉज करो, पॉज करने के बाद क्या करना है, आपको अपनी बुक को ओपन करनी है, चैप्टर नंबर 3 है ना नेचुरल फाइबर, और उससे ही मैं लाइन टू लाइन बताऊँगी, आप सुनते रहो और पढ़ते भी रहना बुक से ही, ठीक है। जिसने नहीं करी है, जिसके पास बुक नहीं है, तो वीडियो पॉज करके देखना और फिर उसको प्ले कर देना उससे आगे, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपके सामने बुक लाऊंगी, बोर्ड की पिक हट जाएगी, है ना। यहाँ देखो, ये देखो आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे रही है, ठीक है। ये देखो चैप्टर नंबर 3 है नेचुरल फाइबर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखो आपको क्या करना है, ये भी पढ़ना है, कीवर्ड्स जो होते हैं साइड में जो दिए होते हैं सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। देखो यू हैव लर्न इन क्लास 6 अबाउट द नेचुरल फाइबर, मैं पढ़ रही हूँ, अब आपको मैंने पेज नंबर दिखा दिया, ठीक है ना। मैं अब इसको रीड आउट करना स्टार्ट कर रही हूँ कि यू हैव लर्न इन द क्लास 6 अबाउट द नेचुरल फाइबर, आपने क्लास 6 के अंदर नेचुरल फाइबर के अंदर पढ़ा है। आपने एक तो कॉटन पढ़ा है, एक आपने जूट पढ़ा है। क्या क्या चीज़ें पढ़ी है आपने, कॉटन और जूट, ठीक है ना। जूट क्या होता है, जूट वो होती है जैसे बोरी नहीं होती जिसके अंदर चावल और गेहूँ आता है, जो वो ब्राउन से कलर की रस्सियों की जो बनी होती है उसको बोलते हैं जूट, थैला टाइप और बोरी टाइप ना। तो अबाउट द नेचुरल फाइबर कॉटन या जूट ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, कॉटन और जूट का सोर्स क्या है, क्या बोलोगे, कॉटन और जूट का सोर्स क्या है, तो आप क्या कहोगे, मैम कॉटन और जूट का सोर्स प्लांट है। सोर्स का मतलब क्या है, जो चीज़ जहाँ से निकली है, ठीक है ना। प्लांट, कॉटन और जूट कहाँ से निकली है, कहने का मतलब क्या होता है, कहाँ से निकली है, किस चीज़ से हमें मिलती है, तो आप क्या कहोगे, मैम प्लांट की चीज़ है, प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट अदर नेचुरल फाइबर्स, इसके अंदर आपको कॉटन जूट तो आपने 6th क्लास में पढ़ लिया, इसके बाद आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, वूल और सिल्क क्या होता है, सिल्क और वूल क्या होता है, ठीक है। वेयर डू वी गेट फ्रॉम दिस, हम इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोन दैट दीज एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम द शीप एंड द सिल्कवॉर्म, इन्होंने बताया जो ज़्यादातर एनिमल के फाइबर्स होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनिमल से मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट से मिलती हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि knowing that these animal fibers are obtained mostly from the sheep and a silkworm, कहाँ से मिलती है, दोनों एस से मिलती है, ज़्यादातर की बात करी है इन्होंने, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि बताओ ज़्यादातर एनिमल फाइबर्स मोस्टली किन एनिमल से मिलता है, तो आप क्या कहोगे, मैम सिल्क या सिल्कवॉर्म से मिलता है। अब तक हमने क्या करा है, हमने पढ़ा है कि जो क्लास 6 में आपने कॉटन जूट पढ़ी है वो ज़्यादातर कौन सा सोर्स से निकाली जाती है, वो प्लांट से निकाली जाती है, सोर्स का मतलब जहाँ से निकाली गई हो। दूसरी बात जो आपकी क्लास 7 है इसके अंदर आपको फिर आगे का पढ़ना है नेचुरल फाइबर
सिल्क के बारे में पूरा डिटेल के अंदर, है ना। तो जो वूल और जो सिल्क होती है ना, तो उसके अंदर क्या है, एक तरीके से वूल और सिल्क ज़्यादातर एनिमल के फाइबर से ऑब्टेन की जाती है, एनिमल फाइबर से ऑब्टेन की जाती है। तो ये कौन से एनिमल होते हैं, वो होता है हमारा शीप या फिर सिल्क वोम, ठीक है। अब इसके बाद देखो, दीज नेचुरल प्रोडक्ट आर यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ द फाइबर्स। ये क्या है, आपके नेचुरल प्रोडक्ट हैं, यानी कि इन एनिमल से हमें क्या मिलता है, नेचुरल प्रोडक्ट। जो नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो, वो चीज़ जो हमें नेचर में मिलती हो, एंड आर यूज टू मेक अ वैरायटी ऑफ द फाइबर्स। ये यूजफुल है फॉर टू मेक द वैरायटी ऑफ द फाइबर्स। एंड व्हेन यू टच दीज फैब्रिक यू कैन फील देयर टेक्सचर। फैब्रिक का मतलब क्या है, हमें ये एनिमल की स्किन बोल लो, ये तो सारी चीज़ें हैं। तो जब हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, हम उनके ऊपर हाथ लगा के देख सकते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा, कहीं ना कहीं हमें उनका टेक्सचर के बारे में पता चलेगा कि उनका टेक्सचर कैसा है, मतलब हाथ लगाने से सॉफ्ट है, फ्लफी है, कैसा है ना। तो दे आर डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन द टेक्सचर। इन्होंने कहा कि क्यों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग फाइबर्स क्यों डिफरेंट होते हैं, तो आप क्या कहोगे, इट इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन द टेक्सचर एंड वीविंग देम क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ओकेजन। टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, और जब हम अलग अलग ओकेजन में जाते हैं, अलग अलग सीजन होता है, सपोज घर के कपड़े तो एक हो गए, सिंपल से हो गए, है ना। ओकेजन में जाते हो तो आप लोग थोड़ा डिजाइनर से क्लोथ्स पहनते हो, तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है, क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस फैब्रिक आर बोर्न ऑन अ डिफरेंट ओकेजन, ठीक है। वी प्रिफर वेयरिंग क्लोथ्स दैट सुट द सीजन, क्लाइमेट, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। इन्होंने क्या कहा, हम प्रिफर करते हैं क्लोथ्स को वियर करना, पहनना दैट सुट द सीजन, क्लाइमेट, कंफर्ट और कन्वीनियंस, है ना। हम वही कपड़े पहनने पसंद करते हैं जो हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिट रहे, यानी कि गर्मी है तो गर्मी वाले क्लोथ्स पहने, है ना, जिनको बोलते हैं कॉटन क्लोथ्स। और अगर वूलन है, सर्दी है, विंटर्स है, तो वूलन क्लोथ्स पहने, यानी कि स्वेटर्स वगैरह है। ड्यूरिंग द विंटर वी वियर द वूलन क्लोथ्स दैट प्रेफर द बॉडी हीट फॉर एस्केपिंग। एस्केपिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, तो कहोगे मैम बिकॉज दे हेल्प इन एस्केपिंग द हीट, ठीक है ना। एस्केपिंग उसे बचाते हैं, हीट लॉस को बचाते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन द लॉसिंग ऑफ द हीट ऑफ अ बॉडी, ये बोल सकते हो, ठीक है। हमारी बॉडी से हीट लॉस को होने से बचाते हैं, क्यों, क्योंकि हीट लॉस कैसे आएगी, और हमें ठंडी हवाओं से बचाते हैं, कैसे, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं उनके बीच में ना स्पेस प्रेजेंट होता है। जब स्वेटर्स वगैरह के बीच में आपने देखा होगा, तो उन लोगों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे वो स्पेस क्यों है, वो स्पेस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, एयर स्पेस आ सकता है, यानी कि जो बाहर की एयर है ना वो उसके अंदर आ सकती है, एयर स्पेस बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी हमें कहना है इन समर्स के अंदर चाहिए, वी प्रेफर टू वियर द कॉटन क्लोथ्स दैट आर लाइट वेट एंड लूज, ठीक है। इन्होंने कहा है इन समर के अंदर हम प्रेफर करते हैं कॉटन क्लोथ्स को वियर करना, जो कि लाइट वेट के क्लोथ्स हो। क्यों लाइट वेट, क्योंकि हम उन्हें देख के कंफर्टेबल और बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मतलब अब हमें गर्मी नहीं लग रही है। एंड दीज क्लोथ्स एब्जॉर्ब आवर स्वेट, पसीने को ले लेंगे, पसीने को कैसे लेंगे, जैसे कि अगर विंटर्स है तो विंटर्स के अंदर विंटर्स के अंदर तो वूलन क्लोथ्स को पहनना प्रेफर करेंगे, लेकिन जो समर्स है तो समर्स के अंदर हम कॉटन क्लोथ्स को पहनना प्रेफर करते हैं। एंड दीज क्लोथ्स एब्जॉर्ब आवर स्वेट एंड रिफ्लेक्ट द हीट, सो वी फील कंफर्टेबल। रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हीट को बाहर लगा देते हैं, ठीक है ना। लाइट कलर के हैं तो इनकी प्रॉपर्टी होती है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट। ये आंसर है क्या है, why we prefer the cotton clothes in the summers, तो इसका आंसर फर्स्ट बिकॉज दे आर लाइट इन कलर एंड लूज, ठीक है, लूज होते हैं, बिल्कुल चिपके चिपके नहीं होते, फिटेड नहीं होते। सेकंड पॉइंट लिखोगे, दीज क्लोथ्स एब्जॉर्ब आवर स्वेट, हमारा स्वेट जो पसीना होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द विंटर्स, है ना, और समर्स, एंड दे रिफ्लेक्ट द हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो वी फील वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। लाइकवाइज सिल्क इज प्रेफरेबली वर्न इन द विंटर, व्हाट इज कॉमन टू ऑल द फैब्रिक, अगर किसी ने पूछा जितने भी ये फैब्रिक होते हैं, ठीक है, नाम हम अलग अलग दे
दे देते हैं, लेकिन फैब्रिक्स जितने भी हैं उनमें क्या कॉमन चीज़ है, तो क्या कहोगे, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। सोर्स को छोड़ दो, प्लांट है या एनिमल है ना। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या कहा है, जितने भी फाइबर्स ऑब्टेन हुए हैं ये छोड़ दो कि वो कहाँ से निकले हैं, प्लांट से निकले हैं कि एनिमल से निकले हैं, है ना। तो आप क्या कहोगे, मैम इनमें कॉमन फीचर ये है बिकॉज दे ऑल आर मेड अप ऑफ फाइन स्ट्रैंड्स। फाइन यानी कि जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे उनको बोलते हैं फाइबर। तो क्या कहोगे कि मैम ऑल द फैब्रिक्स, चाहे वो एनिमल रिसोर्स से हो चाहे वो प्लांट रिसोर्स से हो, तो वो किस चीज़ की बनी होती है, फाइन स्ट्रैंड्स की बनी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर। एंड दीज फाइबर्स आर आइदर कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट, या तो वो फाइबर्स जो होते हैं वो लंबे लंबे जैसे धागे नहीं होते थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वैसे हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग थ्रेड लाइक पीसीस, या फिर पीसीस थ्रेड है जैसे पीसीस भी हो सकते हैं, बड़े बड़े जैसे पीस नहीं होते कपड़े के, तो इस तरह से करके हो सकते हैं। तो क्या कहोगे कि मैम जितने भी फैब्रिक्स होते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, चाहे वो एनिमल सोर्स हो प्लांट सोर्स हो, उसे भूल जाओ, इन्होंने मुझे सारे फाइबर्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे कि दे ऑल आर आइदर कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट, दे ऑल आर मेड अप ऑफ अ फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ द फाइबर्स, जिसको हम फाइबर्स बोलते हैं। फाइन स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं वूल की वूल क्या होता है, तो वूल क्या होता है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप एंड द गोट। वूल कहाँ से की जाती है, देखो फ्लीसिस का मतलब क्या है, फ्लीसिस का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। वूल कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से होते हैं, लेकिन कई बार कल्टिवेट भी तो होते हैं ना, एनिमल्स की जो स्किन के हेयर्स होते हैं उनको फ्लीसिस बोलते हैं। तो क्या है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसिस ऑफ द शीप एंड द गॉट। कहाँ से ऑब्टेन की गई है, जो हमारी वूल है शीप और गॉट के फ्लीस से, है ना। फ्लीस वर्ड यूज करेंगे, ब्रैकेट में लिख लो हेयर। एंड इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ, और कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, कैमल एंड यॉर्क। याद रखना है मेनली शीप और गॉट से, बट इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, इट का मतलब क्या, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट से भी निकाला जाता है, कैमल से भी और यॉर्क से भी। नेक्स्ट, the fleece or the hair that cover the animal body trap in air and keep the body warm। वही वाली बात है, अगर हम सोचने लग जाएं कि एनिमल्स तो कपड़े पहनते ही नहीं है ना, लेकिन विंटर्स में इनको ठंड नहीं लगती, क्यों, ऐसी क्या चीज़ है जो उनको प्रिवेंट करके रखती है, तो आप कहोगे जैसे हम स्वेटर्स पहन के रखते हैं ना विंटर्स में, तो ऐसे ही जितना मोटी हमारा स्वेटर होता है, ऐसे ही इनकी बॉडी की, भगवान जी जो होता है इनकी बॉडी की जो स्किन उन्होंने बना के रखी है वो बहुत मोटी बना के रखी है, जिसके थ्रू क्या है कि जो हेयर्स होंगे, बाल बहुत ज़्यादा होते हैं ना एनिमल्स के अंदर, आपने देखा होगा ऊपर, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए कि उनका हीट लॉस ना हो, है ना। तो क्या होता है कि जितने ज़्यादा बाल होंगे उनके बीच में स्पेस होगा तो बाहर से ठंडी हवाएं जब चलेंगी तो ठंडी हवाएं उसके अंदर घुस जाएंगी बालों के अंदर, और जैसे ठंडी हवा उसके अंदर घुस जाएगी, घुसने के बाद क्या हो जाएगा, वो अंदर नहीं जाने देगी, वो उसको वहीं रोक देगी। जैसे गेट कीपर का काम क्या होता है, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या फिर बाहर से आया हुआ कोई भी है जिसे नहीं जानते हैं, उसे क्या करेंगे, उसको वहीं के वहीं रोक लेंगे, है ना, उसे अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है ना, ये वाली बात होती है। अब उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वूल, तो आप क्या कहोगे, देखो इसका आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द फ्लीस और हेयर दैट कवर द एनिमल बॉडी ट्रैप इन एयर एंड कीप द एनिमल्स वार्म। इन्होंने क्या होता है, जो फ्लीस होते हैं या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कवर करके रखते हैं एनिमल बॉडी को एक तरीके से ट्रैप इन एयर एंड कीप द बॉडी वार्म, उसको बॉडी को वार्म कर देते हैं। सेकेंड बात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वूल। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी तो होंगी ना वूल की, क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वूल, कि देखो वूल फाइबर आर द कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रोटीन। वूल फाइबर क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स एनिमल का प्रोटीन होता है, वूल फाइबर जो होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन है, तो अगर किसी ने पूछा कि वूल का सोर्स क्या हुआ, सोर्स का मतलब है कहाँ से निकाला गया है वो चीज़, तो आप क्या कहोगे कि मैम वूल इज द सोर्स ऑफ अ एनिमल, है ना, प्लांट तो नहीं है, तो आप इससे आगे देखो एनिमल प्रोटीन का बना रहता है। इफ वूल सैंपल आर बर्न दे एमिट अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ अ बर्निंग हेयर। अगर हम वूल को
जो उसका सैंपल है वूल का सिर्फ सैंपल है, अगर हम उसे बर्न करें, वूल सैंपल को अगर हम बर्न करें तो बर्न करने के बाद क्या होगा, ये एमिट करता है स्ट्रॉन्ग स्मेल, एमिट करेगा स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। जैसे जले हुए बालों की स्मेल आती है, वैसे ही वूल के जो फ्लीस होते हैं उनकी भी स्मेल वैसे ही आती है। बट अगर हम पॉलिस्टर के बारे में बात करें तो पॉलिस्टर ऐसा नहीं होता। सेकेंड, वूल इज जनरली क्रीमी वाइट इन कलर। अगर हम बताएं कलर के बेसिस पे कि वूल का कलर क्या रहता है, तो आप क्या कहोगे, वूल इज जनरली क्रीमी वाइट इन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन पॉलिस्टर नहीं होगा, पॉलिस्टर आगे आएगा, पॉलिस्टर भी एक फाइबर ही है। सेकेंड, वूल हैज स्केल्स एंड इट इज क्रिम्पल्ड बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ ग्रेटर बल्क देन अदर टेक्सटाइल। बल्क का मतलब होता है भारीपन, ठीक है। वूल का वेट ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्केल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और क्रिम्पल्ड होते हैं। बल्क देन अदर टेक्सटाइल, ज़्यादा भारी होता है अदर टेक्सटाइल के मुकाबले। दिस प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी हेल्प करती है वूल की। दिस प्रॉपर्टी हेल्प अस टू ट्रैप एंड रिटेन अ लॉट ऑफ हेयर, ठीक है। यही हेल्प करती है किसी चीज़ को वहाँ से ट्रैप करने में, और जिसकी वजह से जो एयर होती है वो उसके अंदर बहुत सारी ट्रैप हो जाती है, यानी कि आ जाती है। नेक्स्ट, वूल डजंट रिंकल ईजिली। वूल को हम जल्दी से रिंकल्ड नहीं कर सकते, रिंकल का मतलब वैसे ही होता है मुरझाना, ठीक है। तो क्या है इसमें, वूल डजंट रिंकल, ठीक है, ईजिली एंड हैज अ नेचुरल रेजिस्टेंट टू द डस्ट। और इसके पास है नेचुरल रेजिस्टेंट होता है, यानी कि रेजिस्टेंट का मतलब जो नेचुरली ही रुकावट पैदा करता हो डस्ट और डर्ट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिंकल नहीं हो पाती, ईजिली मुड़ नहीं पाती। तो अगर कोई चीज़, ये सोचो ना, कोई चीज़ सीधी है तो साफ करने में ईजी रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर आ जाएंगे, है ना। और कोई चीज़ मुड़ी तुड़ी है तो उसके अंदर जो मिट्टी है, जो डस्ट है, डर्ट है, वो जाते हैं, उसको साफ करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये रिंकल नहीं हो सकती, मुड़ नहीं सकती, तो सीधा का सीधा रहेगी, सीधी की सीधी रहेगी, तो ईजिली रेजिस्टेंट हो जाती है, रुकावट पैदा करती है डस्ट और डर्ट के कंपेयर। नेक्स्ट, वूल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर आफ्टर द 1/3 इट्स वेट। अगर वूल के ऊपर हम पानी डाल दें तो ये कम से कम एब्जॉर्ब कर लेगा पानी वहाँ पे 1/3 अपने वेट का कितना लगेगा, 1 गुना 3, है ना। अब इसमें क्या है, विदाउट लॉसिंग इट्स प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को भी लॉस नहीं करेगा कि वूल से सपोज किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया, वूल है तो वूल ही रहेगी। बात बस इतनी हो जाएगी कि पहले वो ड्राई थी, अब वो गीली हो चुकी है ना, और उसका जो साइज होगा वो भी बढ़ जाएगा। दैट इज विदाउट द फीलिंग ऑफ डम्पनेस, है ना। लास्ट पॉइंट आंसर, इट इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, है ना। रेजिस्टेंट होती है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड जो हम खाते हैं, वो एसिड्स जो एनिमल रिसोर्स हो, प्लांट रिसोर्स से निकलता है, उनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। मैंने आपको आगे ये तो रिविजन वीडियो है, आगे वाली वीडियो में जब आपका एसिड बेस एंड सोर्स था उसके अंदर मैंने बताया था एसिड 2 टाइप के, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। बट स्ट्रॉन्ग एल्कलीज कैन डैमेज इट, लेकिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग एल्कलीज को डैमेज कर सकती है। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का मतलब क्या था, जब बेस रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, तो ये क्या बना रहे थे, ये बना रहा था एल्कलीज, है ना। तो इन्होंने बता दिया कि ऑर्गेनिक एसिड का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर एल्कलीज का, वो भी स्ट्रॉन्ग वाले का इफेक्ट हो जाता है, तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। आज मैंने देखो लाइन टू लाइन एक एक बताई है चैप्टर नंबर 3 की, ऑन पेज नंबर 41। आपको ये फर्स्ट पेज रीड आउट करना है और सेकंड ट्राई करना है खुद, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो जब मैं दोबारा बताऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, आपको समझ आएगी। कॉपीज़ भी रीड आउट करो, रोजाना एक एक पेज लेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।